अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो बना रहे हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर की और इसमें हम एक वीडियो नहीं बनाएँगे, इसको हम पार्शियली वीडियो बनाएँगे और इसको हम ब बेसिकली डिवाइड कर देंगे मॉड्यूल वाइज़। हम पहली वीडियो सेटअप्स की, उसके बाद फाइनेंस की, इन्वेंटरी, प्रोडक्शन और इस तरह से सो ऑन हम सारी वीडियोज़ वन बाय वन करके सेल्स तक बनाएँगे। तो इस तरह का फॉर्म है ईआरपी पे और हर यूज़र होगा, उसके बाद अपनी आईडी पासवर्ड है और अगर उनको अपना कोई आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो ईमेल की इंटीग्रेशन का फंक्शन मौजूद है। इसमें अगर आपकी ईमेल इंटीग्रेशन हो जाती है तो हर यूज़र अपना अगर पासवर्ड किसी भी रीज़न की वजह से भूल जाते हैं तो वो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के लॉगिन करते हैं। तो इस तरह से आपको इसका इंटरफेस मिलता है, फ्रंट इंटरफेस। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आज सारे सेटअप्स को, क्योंकि इसी सेटअप से ही आपका पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल होता है। ठीक है, तो सेटअप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट की। चार्ट ऑफ अकाउंट मींस आपका फाइनेंस। फाइनेंस में जो भी फाइनेंस के हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट जो है आपका बैकबोन होती है आपके फाइनेंस की। तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट के फॉर्म को ओपन करते हैं तो फॉर्म आपको इस तरह से मिल जाता है। देखिए, चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे सॉफ्टवेयर में हमने सॉफ्टवेयर में 5 लेवल तक डिफाइन किया है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को। ठीक है, मींस कि आप अपने अकाउंट को 5 लेवल तक डिफाइन कर सकते हैं। ये 1 लेवल है, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल और 5 लेवल। और जो 5 लेवल होता है ये ट्रांजैक्शन होती है, ये ग्रुप्स होते हैं, आपकी रिपोर्टिंग में काम आते हैं। और 5th लेवल जो होता है ये आपका ट्रांजैक्शन ग्रुप होता है। तो अभी हमने इसको नल रखा हुआ है, इसके अंदर हम 2-4 अकाउंट्स बना के चेक करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जर्नल है। अब मुझे कैटेगरी बनानी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे एक्सपेंस के अकाउंट्स की एक कैटेगरी बन जाए और उसके अंदर जितने भी अकाउंट हो मेरे एक्सपेंस के ओपन हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सपेंस की कैटेगरी होती और इसके अंदर अब मैं जितने भी अकाउंट ओपन करूंगा तो वो सारे एक्सपेंस के हो जाएंगे। फिर मैं कैटेगरी ओपन कर लूंगा कि वो मेरे फॉर एग्जाम्पल इनकम के अकाउंट है तो वो सारे इनकम के अकाउंट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आपके अकाउंट की प्रेजेंटेशन के लिए होता है यहाँ पे कि आपको वन विंडो में आपको सारे अकाउंट मिल रहे हो। आपको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कोई एक्सपेंस का अकाउंट ढूंढना है तो आप वो किसी और कैटेगरी में है। तो इस वजह से ये अकाउंट्स बनते हैं कि कैटेगरी वगैरह बनती हैं। अच्छा, इसको हम बता देते हैं कि न्यू ओपन करने के लिए अकाउंट क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है, किस तरह से हम अपने अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, किसी भी अकाउंट के लेवल के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर भी आपको अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट होता है, जनरेट नेक्स्ट कोड। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5th लेवल पे क्रिएट किया हुआ है और इस ग्रुप में क्रिएट किया हुआ है। तो इसी कोड का जैसे ही जनरेट नेक्स्ट का बटन प्रेस करूंगा तो कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा 2। और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट। ठीक है, ये डिटेल है। डिटेल में आने के बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि ये जो अकाउंट है आपका बेसिकली क्या है। ठीक है, ये आपका अकाउंट पेबल है, रिसीवेबल है, कैश है या नॉर्मल है। तो हम इसको नॉर्मल अकाउंट रखते हैं। अच्छा, इसी तरह से जब हम अपनी कैटेगरी ओपन कर रहे होते हैं तो कैटेगरी में आपको ये बताना पड़ता है ये कैटेगरी एसिड है। जो 5 पिलर्स होते हैं आपके फाइनेंस के, एसिड है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, कैपिटल रेवेन्यू है आपका या नन है। तो इसी तरह से अब अगर जैसे अब मैंने इस पे क्लिक किया है तो अभी ये एसिड हुआ है। ठीक है, ये एसिड की कैटेगरी में आ रहा है अभी सारा। तो इसी तरह से अगर मुझे कोई दूसरी कैटेगरी बनानी है तो देखिए अब मैं इस पे क्लिक करूंगा और जब नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा तो अब मेरे पास ग्रुप का नेक्स्ट ऑप्शन इनेबल हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे अब क्या होगा, इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एसिड है तो इसका नेक्स्ट कोड भी ऑटोमेटिकली एसिड ही बनेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें मुझे इसका जो 2 है एसिड बनाना है। ठीक है, तो हम इसको न्यू का बटन प्रेस करेंगे। न्यू बटन प्रेस करने के बाद ये जो कोड है इसका हम लिखेंगे 101010101010001। नहीं, 1 ऑलरेडी ओपन हुआ है। 1 इसका चाइल्ड हो गया, हम यहाँ पे 2 ओपन करेंगे। ठीक है, 2 ओपन करने के बाद मैं इसकी कैटेगरी बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो इसकी हम कोई भी कैटेगरी बना लेते हैं। 1 मिनट। हमने 2 की कैटेगरी बनाई। 2 में आने के बाद
अब देखिए 1 जो था 1 इसकी एसिड में चल रहा था, तो हमने अब 2 की एक कैटेगरी नहीं जनरेट करी, तो 2 की कैटेगरी में आने के बाद हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ये हमारे जो एक्सपेंस है। तो अब इसके अंदर जितने भी अकाउंट्स ओपन होंगे वो आपके एक्सपेंसेस के ही ओपन होंगे। एक्सपेंसेस, अभी हमें ग्रुप अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट होगा, हमने एक्सपेंस सिलेक्ट कर लिया और हमारा सेव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका चाइल्ड बनेगा, यानी कि 201 बनेगा अकाउंट। अब इसकी भी हम फर्दर जो है चाइल्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंस है, अब मैंने एक्सपेंस का 201 बनाया, उसको जर्नल एक्सपेंस रखा। फॉर एग्जांपल आप बना के देख लेते हैं, न्यू किया 201, ओके, इसका जर्नल एक्सपेंस, ये भी आपका ग्रुप रहेगा और हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब ये जर्नल एक्सपेंस हो गया। अब इस जर्नल एक्सपेंस के बाद भी हम दूसरे एक्सपेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जर्नल एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, और इसके अंदर फर्दर इस तरह से हम 5 अकाउंट तक अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। और जब भी हमें फिर उस सेम लेवल पे अकाउंट क्रिएट करना होता है तो हमने आपको बता दिया कि आप उस पर क्लिक करेंगे और जब नेक्स्ट का प्रेस बटन करेंगे तो आपका सेम लेवल के ऊपर आपका अकाउंट कोड जनरेट हो जाएगा, सिर्फ आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये सारे चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन होने हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन होने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, देख लेते हैं क्या है, कॉस्ट सेंटर। बेसिकली ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है। कॉस्ट सेंटर, जब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सैलरीज की, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट में एक सैलरीज का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो अच्छा, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी अपना कॉस्ट सेंटर मेंटेन करे। जिसको नीड है वो कॉस्ट सेंटर मेंटेन कर सकते हैं, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेंटेन किस तरह से होगा, बेसिकली मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सैलरी अकाउंट है, अब इस सैलरी अकाउंट्स में अगर मैं मंथ की एक सैलरी है हमारी पूरे ऑफिस की 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, मेरे पूरे ऑफिस की सैलरी 10 लाख रुपए है, वो मैंने 10 लाख का एक वाउचर बना दिया इस अकाउंट पे। लेकिन मुझे चेक करना है कि यार ये मैंने जो अकाउंट बनाया है वो किस किस एम्प्लॉय के हैं। तो लाजमी बात है मुझे यहाँ पे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा और फिर ये एक अकाउंट की जगह 10 अकाउंट बनाने पड़ेंगे एम्प्लॉय के नेम से, ठीक है। तो हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को स्मॉल रखने के लिए यहाँ पे एक ही अकाउंट क्रिएट करते हैं और फिर चार्ट ऑफ अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे हम अपने मल्टीपल एम्प्लॉयज ओपन कर लेते हैं। तो जब भी हम वाउचर की ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो ट्रांजैक्शन करते वक्त हमें वाउचर के आगे हमें बताना पड़ता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है किस एम्प्लॉय के अगेंस्ट हो रही है। तो वो चार्ट ऑफ अकाउंट जब हम फाइनेंस के ऊपर यहाँ पे वाउचर बनाने आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सारी चीजें बनती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपके 3 लेवल्स होते हैं, 1 2 3। इस 3 लेवल्स में आप मल्टीपल अपने एम्प्लॉयज ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, हम प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, तो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन पास करेंगे तो उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट पास करेंगे, ताकि कल को हमें उस कॉस्ट सेंटर से अगर हमें रिपोर्ट लेनी हो कि मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए, तो वो आपको रिपोर्ट मिल सकती है। तीसरा आपका प्रोडक्ट सेटअप, आइटम सेटअप जिसको हम कहते हैं। आइटम सेटअप भी सेम वही चीज़ है, 5 लेवल्स के ऊपर आइटम सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अब आप चाहते हैं अपने आइटम को कैटेगरीज करना, जैसे मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट में बताया, तो सेम प्रोसीजर इसमें भी होगा। वरना आप चाहते हैं आपके सीरियल में अपने चार्ट आपके सारे जितने भी आइटम्स हैं वो ओपन होते जाएं, तो आप सीरियल में भी ओपन कर सकते हैं, और इसी तरह से चार्ट ऑफ अकाउंट में भी सीरियल में ओपन कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये आइटम खुला हुआ है, मैंने एक आइटम लिया और जब नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, जो भी मेरा आइटम है यहाँ पे ABC टेस्ट आइटम, ये मुझे लेना है। यहाँ पे उसकी मुझे बतानी है कि इसका यूनिट ब्रांड क्या है। यहाँ पे यूनिट्स मल्टीपल ओपन हुए हैं, आप चाहें तो और भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके ब्रांड आ जाते हैं कि ये आइटम जो आपका ओपन कर रहे हैं किस ब्रांड का है, ठीक है। और कंट्री आ जाता है कि किस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है आपकी कि क्या है बेसिकली आइटम। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं अगर मोबाइल की, तो मोबाइल में क्या कैटेगरी है, मोबाइल है, वॉचेस है, डेटा केबल है, वगैरह वगैरह। इस तरह से हम यहाँ पे अपना मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर किसी पैकेजिंग कंपनी की बात करें तो पैकेजिंग करने में हम यहाँ पे कैटेगरी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लू है तो ग्लू के मल्टीपल तरीके आ गए, पेपर है तो पेपर के मल्टीपल कैटेगरीज आ गई, किस कैटेगरी का पेपर है ये, तो यहाँ से हम कैटेगरी वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बताते हैं ये आइटम सेलेबल है, परचेजेबल है या बोथ है। बेसिकली सेलेबल और परचेजेबल हम इस वजह से बताते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल हम एक रॉ मटेरियल एंटर कर रहे हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल का आइटम है तो लाजमी बात है वो रॉ मटेरियल हमारा सेल नहीं होना। 5 रॉ मटेरियल मिलके हमारा एक फिनिश गुड बनता है, तो फिनिश गुड जो होता है वो हमारा सेलेबल होता है। तो उसमें ये होता है कि जब आप परचेज ऑर्डर बनाने जा रहे होते हैं तो परचेज ऑर्डर में वो आइटम आपको सारे नजर आ रहे होते हैं जो परचेजेबल है।
जब आप सेल इनवॉइस बनाने जा रहे होते हैं तो फिर आपकी जो रॉ मटेरियल है वो सारे आपको वहां पे नजर नहीं आ रहे होते, वहां पे सिर्फ वो शो हो रहे होते हैं जो फिनिश गुड है जिसको आपने सेलेबल काउंट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं दोनों ही नजर आए, तो आप बोथ पे क्लिक कर दें तो आपको दोनों जगह पे फिर आपको लिस्ट नजर आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद इसी के अंदर एक टैब है, डिटेल का टैब। यहाँ पे आप अपनी परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस यहाँ पे बता सकते हैं कि जब भी आप परचेज ऑर्डर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस वो उठ के आ जाएंगे, और आप चाहें तो उसको रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, सेल इनवॉइस करते वक्त वो प्राइस उठ के आ जाएगी, आप रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं। फिर इस तरह से आपके पास रिकॉर्ड लेवल आ जाएगा और रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये आपको ये बताता है कि रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब है कि ये वाला आइटम जब भी इतनी क्वांटिटी का रह जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100, तो ये जब भी 100 क्वांटिटी का रह जाए तो आपके पास एक अलर्ट जनरेट हो, उसके अंदर आपको एसएमएस की इंटीग्रेशन वगैरह करनी पड़ती है। तो वो सिस्टम आपको खुद बता रहा होता है कि ये वाला आइटम आपके पास सिर्फ 100 क्वांटिटी रिमेनिंग रह गई है, अब इसके अंदर आप और परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लीजिए। फिर इस तरह से ये अकाउंट की इंटीग्रेशन है। बेसिकली ये मेन फाइनेंस का कोर है, ये फाइनेंस इस चीज को देखेगा। ये आइटम है कि मैं चाहता हूं कि जब भी आइटम सेल करूं तो अकाउंट के अंदर कौन सा मेरा फाइनेंस हिट हो। अगर आप इंटीग्रेशन चला रहे हैं, अगर आप मैनुअल लेके चल रहे हैं तो फिर तो आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं जैसे ही मैं परचेज करूं तो मेरा स्टॉक ऑटोमेटिकली इन हो जाए और मेरा फाइनेंशियली भी हिट हो जाए, इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाए, तो फिर आपको यहाँ पे अकाउंट्स बताने पड़ते हैं कि जब भी मैं आइटम सेल करूंगा तो ये अकाउंट हिट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कौन सी हिट होगी, अगर इस पर टैक्स लगेगा तो कौन सा हिट होगा, वो सारे अकाउंट की यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ती है। तो पहले ये अकाउंट आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में ओपन करने पड़ेंगे, देन आपकी फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी। तो इस तरह से आपको वन बाय वन करके सारे अपने आइटम्स ओपन करने। फिर इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आइटम टाइप की और आइटम कैटेगरी। बेसिकली आइटम टाइप और आइटम कैटेगरी क्या है, ये वही चीजें हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बता के आया था कि ये कैटेगरी है और ये आइटम टाइप है, ये फिनिश गुड है क्या है। अगर आपको कैटेगरीज अपनी और ओपन करनी है तो आप यहाँ से जाके अपनी कैटेगरीज ओपन कर सकते हैं। आइटम कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टेस्ट कर दिया। टेस्ट करते हैं हम यहाँ पे, हम आइटम के सेटअप में जाके देखते हैं तो वहां पे ये कैटेगरी शो होनी चाहिए। देखें ये टेस्ट आपके पास कैटेगरी आना शुरू हो गई। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगरीज और यहाँ पे सारी चीजें बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बैंक्स के ऊपर। अच्छा देखिए, बैंक्स और आपके कस्टमर्स और आपके सप्लायर्स, ये आपके सप्लायर आ गए, ये कस्टमर्स आ गए, बैंक, ये तीनों चीजें आपकी चार्ट ऑफ अकाउंट से ओपन होंगी। बेसिकली जब भी आप अपने बैंक्स ओपन करेंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे, किसी को ये कैटेगरी बनाएंगे और इस कैटेगरी के अंदर अपने सारे बैंक्स ओपन करेंगे। तो बैंक जब भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप टिक लगाएंगे ये बैंक है। अगर आप कोई कस्टमर ओपन करेंगे तो आप वहाँ पे लगाएंगे रिसीवेबल है, और अगर आप पेएबल कोई सप्लायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप पेएबल बनाएंगे। जैसे ही आप इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी, हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद मैं एक बात कर लेता हूँ, टेस्ट कस्टमर, ठीक है। टेस्ट कस्टमर को मैंने रिसीवेबल किया और इसको सेव कर दिया। अब देखें ये एक मेरा एक कस्टमर का अकाउंट क्रिएट हो गया है, लेकिन इसकी अगर मुझे फर्दर डिटेल डालनी है, फर्दर टैक्स कितना है, नाम क्या है, वगैरह वगैरह, तो अब इसको यहाँ पे आपको कस्टमर्स में जाना है, और कस्टमर में देखिए ये टेस्ट कस्टमर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसकी यहाँ पे आप बता सकते हैं कॉन्टेक्ट पर्सन क्या है, इनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, एनआईसी वगैरह, किस सिटी में है, किस एरिया में है, बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप इस कस्टमर की सेल इनवाइस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये टर्म एंड कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और आप रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं। सेम एज इट इज सप्लायर है, सप्लायर में भी यही होगा। जैसे आप वहाँ पे अपना कोई भी सप्लायर ओपन करेंगे तो वो सप्लायर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहे होंगे, और यहाँ पे आप उसकी फर्दर डिटेल इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अकाउंटिंग ईयर पे आ जाते हैं। जब आपके सारे यूजर्स मौजूद होंगे तो ये बेसिकली सिक्योरिटी है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, तहा यूजर है, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हैं तहा यूजर को सिर्फ और सिर्फ नजर आने चाहिए जनवरी 1 से लेके जनवरी 1 से लेके जनवरी 30 तक। अब जब आप इसको
कर देंगे, तो जब भी तहा यूज़र लॉगिन होगा तो उसको जब भी वो वाउचर बनाने जा रहे होंगे तो वो इस डेट के अलावा कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन को लॉक कर देते हैं कि आप कोई बैक डेट में जाके ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते, तो ये हम क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं। इससे ये होता है कि हर यूज़र अपने पीरियड में ही काम कर रहा होता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट कॉस्ट सेंटर सेटिंग्स। बेसिकली जब भी आप वाउचर बनाने आएँगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी आपको बार-बार डिफ़ॉल्ट कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करना ना पड़े, इस वजह से आप यहाँ पे कोई भी एक कॉस्ट सेंटर बनाएँगे, डिफ़ॉल्ट कॉस्ट सेंटर के नाम से, जनरल कॉस्ट सेंटर के नाम से, तो वो जब भी आप वाउचर बना रहे होंगे तो अगर आपको कॉस्ट सेंटर मेंटेन नहीं करने तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉस्ट सेंटर अपने इंसर्ट करता रहेगा, सेव होते रहेगा आपका। तो यहाँ पे आप आगे बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्ट सेंटर की बता सकते हैं। फिर इसके बाद फिक्स कंट्रोल अकाउंट्स है। फिक्स कंट्रोल अकाउंट क्या है? बेसिकली जब भी आपकी डीसी बनेगी तो आपका ये वाला अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल रिसीवेबल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपकी जब सेल इनवॉइस बनेगी तो सेल इनवॉइस कंट्रोल रिसीवेबल से निकल के सेल इनवॉइस के ऊपर आपका जो एक्चुअल कस्टमर है वहाँ पे आपका सारा डेटा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कस्टमर है, टेस्ट कस्टमर, उसकी मैंने 1 लाख रुपए की डीसी बनाई। तो जैसे ही मैं डीसी क्रिएट करूँगा तो वो मेरा जो 1 लाख रुपए रिसीवेबल है वो इस अकाउंट पे हिट हो रहे होंगे जो भी आपने यहाँ पे अकाउंट बताया होगा। यानी कि जर्नल अकाउंट है, मैं 100 डीसीयाँ बनाता जा रहा हूँ, तो 100 डीसीयाँ 1-1 लाख रुपए की, तो 1 करोड़ रुपए टोटल अमाउंट इस कंट्रोल पे रिसीवेबल पे आ रहा होगा, जिससे मुझे पता चल रहा होगा कि मुझे अभी के हर सारे कस्टमर से मिला के 1 करोड़ रुपए लेने हैं। अभी तक कस्टमर के ऊपर हमारा जो है रिसीवेबल क्रिएट नहीं हुआ है। जैसे ही हम उसकी सेल इनवॉइस बनाएँगे, तो वो यहाँ से रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा हमारे एक्चुअल कस्टमर पे। सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से सप्लायर का है। जब भी हम जीआरएन बनाएँगे तो जीआरएन पे से आपका कंट्रोल पेबल हिट होगा और जब हम परचेज़ इनवॉइस बनाएँगे तो हमारा एक्चुअल सप्लायर के ऊपर कंट्रोल पेबल हो जाएगा। इसी तरह से जब भी हम अपना स्टॉक आउट करेंगे, स्टॉक एडजस्टमेंट इन, स्टॉक एडजस्टमेंट आउट, तो कौन से अकाउंट हिट होने चाहिए वो यहाँ पर है। ओपनिंग इनवॉइस बनाएँगे हमारे जीएल की, तो ओपनिंग इनवॉइस में कौन-कौन से हेड हिट होने चाहिए वो है। एजिंग से रिलेटेड जो हम डेज़ देते हैं वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ताकि इसी डेज़ की हम एजिंग ले सकें। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा सेटअप्स आपका उठ के आएगा वहाँ पे। अगर आप रन टाइम पे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं एजिंग की रिपोर्ट लेते वक़्त। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं अपने सप्लायर हमने डिस्कस कर लिया, कस्टमर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कस्टमर की कैटेगरी है। अगर आप कस्टमर्स की कैटेगरी कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल कैटेगरीज ओपन कर सकते हैं और कस्टमर में कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे कौन से कस्टमर्स हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि हमारे कस्टमर्स हैं, ये स्वीट्स कस्टमर हैं, ये फास्ट फूड वाले कस्टमर्स हैं। इस तरह करके हम अपने कस्टमर के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम अपने सेल पर्सन्स ओपन कर सकते हैं। सेल पर्सन्स के भी राइट्स नहीं है तो यहाँ पे अपने सेल पर्सन भी ओपन कर सकते हैं। कौन-कौन से सेल पर्सन हैं जो आपकी सेल लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हम अपने ब्रांड्स ओपन कर सकते हैं। ब्रांड्स मीन्स ये आइटम के सेटअप में जब हम यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे देखिए ब्रांड आपको यहाँ नज़र आ रहा था। तो आपको मल्टीपल ब्रांड ओपन करने हैं तो यहाँ पे पहले आप सेटअप ब्रांड में जाके अपने ब्रांड्स ओपन करेंगे और सेटअप्स में जाके उसको सेट कर लेंगे। सेम इसी तरह से कलर का सेटअप है। कलर्स यहाँ पे हम मल्टीपल ओपन कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल जगहों पे ऐसी हमें रिक्वायरमेंट पता ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें कलर डिफाइन करने पड़ते हैं, तो ये हम कलर की हम सेटअप्स होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट मीन्स वेयर हाउस। आपके सारे वेयर हाउस ओपन होंगे यहाँ पे।